गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस और आज हम देखने वाले हैं सेलुलर अडेप्टेशन। इसमें हम देखेंगे एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया, मेटाप्लेशिया और डिस्प्लेशिया। साथ ही इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। वैसे मैंने ये टॉपिक पहले भी कराया हुआ है, वहाँ मैंने डिटेल में कराया था, बट यहाँ पर हम ये टॉपिक एकदम शॉर्ट और कंसाइज वे में देखेंगे, साथ ही कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले चीज़ जो इसमें हमें समझनी है वो क्या समझनी है कि सेलुलर एडेप्टेशन क्या है, सेल इंजरी, सेल डेथ, इन तीनों के बीच में आखिर रिलेशन क्या है। तो आपको ये बात पता होगी सेल क्या है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यही है सेल। और जो नॉर्मली जो सेल्स होते हैं वो होम्योस्टेसिस की कंडीशन में होते हैं। अब व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस? सो होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हर एक सेल का हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, जो सलाइवरी ग्लैंड में जो सेल्स हैं उनका काम सिक्रीशन का है। जो इंटेस्टाइन में जो सेल्स हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स जो हैं, उनका काम एब्जॉर्प्शन का है। जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो हमारे नर्व सेल है उनका काम कॉग्निशन और मेमोरी का है। यानी हर सेल का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो ये क्या है? ये होम्योस्टेसिस की कंडीशन है। बट जैसे ही इन सेल पे कोई स्ट्रेस की कंडीशन आती है, ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, तो क्या होगा? सेल उस अनफेवरेबल कंडीशन में पहले क्या कोशिश करेगा? सेल उस अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को ढालने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए वो सेल क्या करेगा? एडेप्टेशन करेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेलुलर एडेप्टेशन। और जैसे ही, और ये जो सेलुलर एडेप्टेशन है ये रिवर्सिबल इन नेचर होता है। मतलब जैसे ही स्ट्रेस गया, वापस से सेल अपने होम्योस्टेसिस की कंडीशन में आ जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, बैक टू द नॉर्मल। यानी सेलुलर एडेप्टेशन जो है ये रिवर्सिबल कंडीशन है, ये वापस से नॉर्मल हो जाती है। जैसे ही स्ट्रेस जाएगा वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। बट अगर ये स्ट्रेस फिर कंटिन्यू रहती है तो ये सेलुलर एडेप्टेशन बहुत लंबे समय तक अगर कंटिन्यू रहती है तो ये सेलुलर एडेप्टेशन सेल इंजरी में बदल जाएगी। और इनिशियली ये सेल इंजरी रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। मतलब कि जैसे ही स्ट्रेस जाएगा वापस से सेल नॉर्मल हो जाएंगे। बट अगर ये फर्दर और स्ट्रेस जो है कंटिन्यू रहता है तो रिवर्सिबल सेल इंजरी हमारी इरिवर्सिबल सेल इंजरी में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर जिसे हम सेल डेथ कह सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं बैक टू बैक। तो मैंने क्या समझाया कि जैसे ही जो नॉर्मल सेल हैं वो होम्योस्टेसिस की कंडीशन में रहते हैं, जैसे ही स्ट्रेस आएगा तो बैक टू बैक तीन चीज़ें होंगी: सेलुलर एडेप्टेशन, सेल इंजरी। सेल इंजरी में पहले रिवर्सिबल सेल इंजरी, और अगर स्ट्रेस कंटिन्यू रहता है तो वो रिवर्सिबल सेल इंजरी इरिवर्सिबल सेल इंजरी में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो सेल डेथ, जिसे हम सेल डेथ भी कह सकते हैं। तो अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँ, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप नॉर्मली कितना घंटे पढ़ते हो, कोई बोलेगा 4 आवर्स, कोई बोलेगा 6 आवर्स, तो नॉर्मली इतना ही पढ़ते हैं, है ना। बट जैसे ही एग्ज़ाम आते हैं, अगर मैं ये पूछूं 1 डे बिफोर एग्ज़ाम हम कितना पढ़ते हैं, कोई बोलेगा 15 आवर्स, कोई बोलेगा 12 आवर्स, कोई बोलेगा 16 आवर्स। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो एक तरीके से स्ट्रेस की तरह एक्ट कर रहा है। तो आपने क्या किया? अपने आप को ढाल लिया। जैसे ही स्ट्रेस आया अपनी बॉडी को ढाला 50 आवर्स 60 आवर्स पढ़ने के लिए। तो ये क्या है? एडेप्टेशन। आपने एडेप्ट किया। अब मान लो जैसे ही एग्जाम ओवर हो जाएंगे आप वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। तो ये क्या है? ये एक तरीके से एडेप्टेशन है। बट अगर मान लो कि एग्ज़ाम आपके महीनों तक चलते हैं, अगर आप महीनों से 15 आवर्स 16 आवर्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या होंगे? डिसीज़ होगी, आपकी बॉडी में डिसीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो वो क्या है? एक तरीके से इंजरी है। इनिशियली तो ये इंजरी जो है रिवर्सिबल होगी, जैसे ही एग्ज़ाम ओवर होंगे वैसे ही आपकी जो बॉडी है वापस से नॉर्मल हो जाएगी, यानी जो सेल्स है वो नॉर्मल कंडीशन में चले जाएंगे। बट अगर ये एग्ज़ाम फॉर एवर चलते रहें, अगर आप फॉर एवर तो नहीं पढ़ सकते 12 आवर्स 15 आवर्स के लिए, तो अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा? वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी या फिर सेल डेथ जिसे कह सकते हैं उस कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से इस चीज़ को समझा जा सकता है। यहाँ पर हम बेसिकली सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सेलुलर एडेप्टेशन के बारे में। तो बेसिकली मैंने क्या बताया? अडेप्टेशन, रिवर्सिबल इंजरी, इरिवर्सिबल इंजरी एंड सेल डेथ
आर स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट ऑफ द सेल्स नॉर्मल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। अब हमें क्या देखना है, अब मैं यहाँ आपको एडेप्टेशन के बारे में यहाँ हम डिटेल में देखेंगे। व्हाट इज सेलुलर एडेप्टेशन, ये हमने देख लिया सेलुलर एडेप्टेशन क्या है। और अब जो ये सेलुलर एडेप्टेशन है ये 5 तरीके के होते हैं। ये 5 तरीके के कौन कौन से हैं? हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया, एट्रॉफी और मेटाप्लेशिया और डिस्प्लेशिया। अब यहाँ पर पहले हम समझेंगे हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया क्या है। तो यहाँ पर इन पैथोलॉजी ट्रॉफी का मतलब होता है साइज, और पैथोलॉजी में प्लेशिया का मतलब होता है नंबर, और हाइपर मतलब मोर या इंक्रीज। तो हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होगा? इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। वैसे ये सब हम डिटेल में डायग्राम से भी समझेंगे, यहाँ जल्दी से देख लेते हैं। तो हाइपरट्रॉफी मैंने क्या बताया, पैथोलॉजी में ट्रॉफी का मतलब होता है साइज, प्लेशिया का मतलब होता है नंबर, हाइपर मीन्स मोर और इंक्रीज। तो हाइपरट्रॉफी का मतलब इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल, हाइपरप्लेशिया का मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल, एट्रॉफी का मतलब क्या होगा? डिक्रीज इन साइज ऑफ द सेल या फिर श्रिंकेज ऑफ द सेल। तो ये हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया और एट्रॉफी हमने देख लिया। मेटाप्लेशिया क्या है? मेटाप्लेशिया मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एडल्ट सेल टाइप विद अनदर। समझेंगे, इसे भी डिटेल में देखेंगे, आगे डायग्राम से समझेंगे मेटाप्लेशिया क्या होता है। अभी इतना ध्यान रखो, मेटाप्लेशिया का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एडल्ट सेल टाइप विद अनदर। एक टाइप के सेल दूसरे टाइप के सेल में ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? मेटाप्लेशिया। और डिस्प्लेशिया क्या है? डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट। अब ये क्या है, ये अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो मेटाप्लेशिया क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एडल्ट सेल टाइप विद अनदर। और डिस्प्लेशिया का मतलब क्या है? डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट। अब डायग्राम से समझते हैं। अब यहाँ देखो, ये हमारा नॉर्मल सेल है, होम्योस्टेसिस की कंडीशन में है। अब इस पे क्या एक्ट हुआ? स्ट्रेस जो है इस पे एक्ट करेगा। तो अब ये सेल क्या करेगा? अडेप्ट करेगा। तो यहाँ पर देखो, अडेप्ट करके क्या हुआ? देखो सेल का साइज सेम है बट नंबर इंक्रीज हो गया। तो नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्लेशिया। नंबर इंक्रीज हुआ है यानी हाइपरप्लेशिया। तो ये क्या शो कर रहा है? हाइपरप्लेशिया शो कर रहा है। यहाँ पर देखो सिंगल सेल था, नॉर्मल होम्योस्टेसिस के कंडीशन में था, स्ट्रेस आया, अब इसको एडेप्टेशन करनी पड़ेगी। एडेप्टेशन के लिए एडेप्टेशन करने के बाद क्या होगा? एडेप्टेशन करने के बाद यहाँ देखो क्या हुआ, जो सेल है सेल का साइज तो सेम है यहाँ पर भी, बट यहाँ पर एक था, यहाँ पर मल्टीपल सेल्स हैं। तो यानी यहाँ क्या हुआ है? साइज सेम है बट नंबर इंक्रीज हुआ है। तो ये क्या है? इस टाइप के सेलुलर एडेप्टेशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरप्लेशिया। आगे क्या है? ये यहाँ देखो, ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर नॉर्मल सेल था, होम्योस्टेसिस की कंडीशन में था, स्ट्रेस आया, इसने क्या की? एडेप्टेशन की। अब ये क्या करेगा? एडेप्टेशन करेगा। एडेप्टेशन करने के बाद इस सेल का, यहाँ देखो नंबर सेम है बट यहाँ पर इस सेल का साइज इंक्रीज हुआ है, यानी साइज इंक्रीज, साइज को क्या बोलते हैं? ट्रॉफी। यानी यहाँ क्या हुई है? हाइपरट्रॉफी। यहाँ नंबर सेम है बट सेल का साइज बढ़ गया। यहाँ पर सेल ने क्या किया? अडेप्ट होके क्या हुआ? यहाँ सेल का साइज बढ़ गया। तो ये क्या है? हाइपरट्रॉफी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेल था, नॉर्मल कंडीशन होम्योस्टेसिस कंडीशन में था, स्ट्रेस आया, सेल एडेप्टेशन करा, और यहाँ पर देखो सेल का नंबर सेम है बट यहाँ सेल का देखो साइज छोटा हो गया एडेप्टेशन के बाद। तो ये किसका, ये क्या शो कर रहा है? ये एट्रॉफी शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? हाइपरप्लेशिया देखा जहाँ नंबर इंक्रीज हो रहा था, यहाँ हमने हाइपरट्रॉफी देखा जहाँ साइज इंक्रीज हो रहा था, और यहाँ पर हमने क्या देखा? एट्रॉफी जहाँ साइज डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमने 3 देख लिए। अब अगर मैं इन तीनों का एक कॉमन एग्जांपल पूछूं कि ये तीनों, ये इस तरीके के जो सेलुलर एडेप्टेशन है कहाँ पर, किस कंडीशन में बॉडी में देखने को मिलते हैं, तो अगर मैं ये आपसे पूछूं तो वो कंडीशन देख लेते हैं कहाँ पर। ये हमें तीनों की तीनों कंडीशन का एक कॉमन एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पर ये तीनों ही देखने को मिलते हैं। तो ये हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रॉफी और एट्रॉफी, ये तीनों के तीनों
प्रेग्नेंट यूट्रस में देखने को मिलते हैं। अब कैसे देखने को मिलते हैं ये देखो, यहाँ पर ये क्या है, नॉर्मल यूट्रस है। यूट्रस में आपको पता होगी कि 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो होता क्या है कि नॉर्मली होता क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स चेंज होंगे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एज अ स्ट्रेस एक्ट करते हैं मायोमेट्रियम लेयर पर, और उस वजह से जो सेल का जो साइज है और जो नंबर है दोनों ही इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि फीटस को फिट करना है, साइज तो बड़ा होना पड़ेगा, यूट्रस का साइज तो बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि फीटस उसी में रहेगा, है ना। तो फीटस को एकोमोडेट करने के लिए यूट्रस का साइज बड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा, सेल का नंबर और सेल का साइज दोनों ही इंक्रीज होगा। किस वजह से इंक्रीज होगा? यहाँ स्ट्रेस एज अ स्ट्रेस क्या एक्ट करेगा? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें पता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है, वो इस मायोमेट्रियम पर एज अ स्ट्रेस एक्ट करेंगे, जिस वजह से यहाँ पर वही सेलुलर एडेप्टेशन होगा। यहाँ पर ये देखो, ये नॉर्मल यूट्रस है, यहाँ देखो बढ़ गया, साइज बढ़ गया। मायोमेट्रियम के जो सेल्स हैं वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, उनका साइज और नंबर दोनों ही बढ़ जाएगा, यानी हाइपरट्रॉफी भी होगी और हाइपरप्लेशिया भी होगा। और जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी, पार्चुरेशन हो जाएगा, वैसे ही यूट्रस का जो साइज है वो नॉर्मल होगा। नॉर्मल होने के लिए क्या होगा, सेल का साइज वापस से, मायोमेट्रियम के जो सेल का साइज है वो वापस से डिक्रीज करेगा, श्रिंक करेगा। तो ये क्या शो करेगा, ये एट्रॉफी शो करेगा, है ना। तो ये हमारा एक पूरा का पूरा मैंने एक कॉमन एग्जांपल दे दिया कि कहाँ पर ये हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रॉफी और एट्रॉफी देखने को मिलती है। तो ये हम कह सकते हैं कि प्रेग्नेंट यूट्रस इज द एग्जांपल ऑफ बोथ हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया। यहाँ पर एज अ स्ट्रेस क्या एक्ट कर रहा है, ईस्ट्रोजन हार्मोनल चेंज, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, वो एज अ स्ट्रेस एक्ट करता है मायोमेट्रियम पे, जिसकी वजह से सेल का साइज और नंबर दोनों बढ़ता है। ये करना क्यों ज़रूरी है, यूट्रस का साइज बड़ा इसीलिए करना जरूरी है क्योंकि उसी में तो फीटस एकोमोडेट करनी, तो फीटस एकोमोडेट नहीं कर पाएगा उसके अंदर, इसीलिए फीटस को एकोमोडेट करने के लिए ये ज़रूरी है। तो इसीलिए सेल का साइज भी बढ़ा और नंबर भी बढ़ा, ठीक है। तो एनलार्ज्ड साइज ऑफ यूट्रस in pregnancy is an example of physiologic hypertrophy as well as hyperplasia। तो इस कंडीशन में दोनों ही देखने को मिलते हैं, हाइपरट्रॉफी भी देखने को मिलता है, हाइपरप्लेशिया भी देखने को मिलता है, क्योंकि इधर सेल का साइज और नंबर दोनों ही इंक्रीज होते हैं। तो ये हमने समझ लिया। तो हमने अभी तक तीन चीज़ें समझ ली सेलुलर एडेप्टेशन में। हमने हाइपरप्लेशिया समझ लिया, हमने हाइपरट्रॉफी समझ ली, हमने एट्रॉफी समझ ली, और इसका एक कॉमन एग्जाम्पल भी देख लिया। अब बचा क्या है, अब बचा है मेटाप्लेशिया और डिस्प्लेशिया। तो पहले समझते हैं मेटाप्लेशिया क्या होता है। अब मेटाप्लेशिया क्या होता है, ये देखो, यहाँ नॉर्मल सेल था, स्ट्रेस की कंडीशन आई, स्क्वैमस सेल था, अडेप्ट किया, कॉल्यूमिनार में बदल गया। यहाँ पर ध्यान से देखो, मेटाप्लेशिया में क्या होता है, मेटाप्लेशिया में सेल का साइज या नंबर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। यहाँ पर एक तरीके की जो मैच्योर सेल है वो दूसरे तरीके की मैच्योर सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है या रिप्लेस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वैमस सेल अडेप्ट होके कॉल्यूमिनार सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्यूमिनार मेटाप्लेशिया। और अगर कॉल्यूमिनार सेल्स अडेप्ट होके स्क्वैमस सेल्स में कन्वर्ट हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गई, रिप्लेसमेंट हो गई उसकी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वैमस मेटाप्लेशिया। तो मेटाप्लेशिया में बेसिकली वन टाइप की, एक तरीके की एपिथीलियम रिप्लेस या ट्रांसफॉर्म हो जाती है दूसरे तरीके की एपिथीलियम में। तो ये चीज़ देखने को मिलती है मेटाप्लेशिया में। और मेटाप्लेशिया दो तरीके के होते हैं, कॉल्यूमिनार मेटाप्लेशिया और स्क्वैमस मेटाप्लेशिया। देखो, इस कॉल्यूमिनार मेटाप्लेशिया क्या है, एंड में क्या फॉर्म हुआ, कॉल्यूमिनार, तो इसे क्या बोलेंगे, कॉल्यूमिनार मेटाप्लेशिया। फाइनली क्या फॉर्म हुआ, स्क्वैमस, तो इसे क्या बोलेंगे, स्क्वैमस मेटाप्लेशिया। कहने का मतलब, स्क्वैमस सेल था, स्ट्रेस इस पे एक्ट हुआ, सेल अडेप्ट होके स्क्वैमस से कॉल्यूमिनार में कन्वर्ट हो गया, फाइनली क्या फॉर्म हुआ, कॉल्यूमिनार। तो इस मेटाप्लेशिया को क्या बोलेंगे, कॉल्यूमिनार मेटाप्लेशिया। कॉल्यूमिनार सेल था, स्ट्रेस एक्ट किया, सेल अडेप्ट करेगा, स्क्वैमस में कन्वर्ट हो गया,
फाइनली क्या फॉर्म हुआ, स्क्वैमस, तो इसे क्या बोलेंगे, स्क्वैमस मेटाप्लेशिया। तो ये हुआ हमारा मेटाप्लेशिया। ठीक है, अब अगर मैं ये पूछूं, ये दोनों के दोनों अगर मैं कॉमन एग्जांपल पूछूं, स्क्वैमस मेटाप्लेशिया और कॉलमनार मेटाप्लेशिया कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है सर्विक्स में। अब देखते हैं कैसे देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है। अब ये डायग्राम देखो, यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, यूट्रस, ये क्या शो कर रहा है, ये सर्विक्स शो कर रहा है, ये क्या है, ये पूरा है यूट्रस, ये है सर्विक्स और ये है, हाँ ये है वजाइना। ये वजाइना हो गया, ये सर्विक्स हो गया और ये ऊपर क्या हो गया, ये यूट्रस हो गया। तो यूट्रस, सर्विक्स और ये क्या हो गया, वजाइना। ठीक है, अब यूट्रस के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं, कॉलमनार सेल्स होती हैं। वजाइना के पास, वजाइना में कौन सी सेल्स होती है, स्क्वैमस सेल्स होती हैं। यहाँ बीच में क्या है, ये सर्विक्स है। अब सर्विक्स हमारे दो रीजन में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है जो यूट्रस के साइड है, उसे बोलते हैं एंडो सर्विक्स, और एक वेजाइना के साइड है, उसे बोलते हैं हम एक्टो सर्विक्स। तो सर्विक्स एक ऐसा पार्ट है जहां पर दोनों तरीके की सेल्स देखने को मिलती हैं, कॉलमनार सेल्स भी देखने को मिलती हैं, स्क्वैमस सेल्स भी देखने को मिलती हैं। देखो, जो एंडो सर्विक्स है वो किसका कॉन्टिन्यूएशन है, वो यूट्रस का कॉन्टिन्यूएशन है ना। तो और यूट्रस में कौन सी सेल है, कॉलमनार सेल है। तो एंडो सर्विक्स में भी कौन सी सेल होंगी, कॉलमनार सेल होंगी। वेजाइना में कौन सी सेल है, स्क्वैमस सेल्स हैं। तो और जो हमारा एक्टो सर्विक्स है वो किसका कॉन्टिन्यूएशन है, वो इस वेजाइना का कॉन्टिन्यूएशन है। तो एक्टो सर्विक्स में भी कौन सी सेल्स होंगी, स्क्वैमस सेल्स होंगी। ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब ये जो हमारा यूट्रस है, ये यूट्रस हमारा बेसिकली लिगामेंट्स के थ्रू हमारा पेल्विक कैविटी से अटैच होता है। जो यूट्रस होता है वो हमारा लिगामेंट्स के थ्रू पेल्विक कैविटी से अटैच होता है। अगर ये लिगामेंट, ये जो यूट्रस है ये लिगामेंट्स के थ्रू पेल्विक कैविटी से अटैच होगा। अगर ये लिगामेंट टियर हो जाएं तो क्या होगा, ये यूट्रस प्रोलैप्स कर जाएगा नीचे की तरफ। ये यूट्रस क्या होगा, प्रोलैप्स कर जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। और जब यूट्रस प्रोलैप्स करेगा तो ये एज अ स्ट्रेस एक्ट करेगा, किस पर, एंडो सर्विक्स पर। और एंडो सर्विक्स कॉलमनार है, इस स्ट्रेस के कारण ये जो एंडो सर्विक्स नॉर्मली जो कॉलमनार थी वो स्क्वैमस में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये किसका, और फाइनली क्या फॉर्म हुआ, स्क्वैमस। यानी ये किसका एग्जाम्पल हुआ, स्क्वैमस मेटाप्लेशिया। ठीक है, तो एंडो सर्विक्स में क्या देखने को मिलता है, स्क्वैमस मेटाप्लेशिया। किस कंडीशन में, जब यूट्रस प्रोलैप्स करता है। तो उसके कारण जो यूट्रस प्रोलैप्स किया ये एज अ स्ट्रेस एक्ट करता है, किसके ऊपर, तो एंडो सर्विक्स के ऊपर। और एंडो सर्विक्स हमें पता है कॉन्टिन्यूएशन है किसका, यूट्रस का। यूट्रस कॉलमनार से लाइंड है तो एंडो सर्विक्स भी कॉलमनार से लाइंड होगी। और जैसे ही लिगामेंट टियर अगर हुआ, बाई चांस इमेजिन करो ऐसी कंडीशन जिसमें लिगामेंट टियर हो गया, इस वजह से जो यूट्रस है वो प्रोलैप्स कर जाएगा और इस वजह से ये ऐसा स्ट्रेस एक्ट करेगा किसके ऊपर, एंडो सर्विक्स के ऊपर। तो वो जो कॉलमनार थी वो स्क्वैमस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्क्वैमस मेटाप्लेशिया का। अब अगर मैं एक्टो सर्विक्स की बात करते हैं तो एक्टो सर्विक्स में अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है ना, या ड्यूरिंग व्हेन द फीमेल इज रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, तो उस कंडीशन में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल ब्लड में ज़्यादा रहता है। तो उस वजह से क्या होता है, सर्वाइकल इरोजन होता है। तो ये जो हार्मोन है, ये जो ईस्ट्रोजन है बेसिकली, ये एज अ स्ट्रेस एक्ट करता है इस एक्टो सर्विक्स पे। तो एक्टो सर्विक्स हमारा कॉन्टिन्यूएशन था किसका, वेजाइना का। तो ये यहाँ कौन सी सेल्स थी, स्क्वैमस सेल्स थी। और यहाँ पर एज अ स्ट्रेस क्या एक्ट किया, हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन। जिस वजह से जो स्क्वैमस सेल का बना हुआ था एक्टो सर्विक्स, वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कॉलमनार सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फाइनली क्या फॉर्म हुआ, कॉलमनार सेल। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कॉलमनार मेटाप्लेशिया का। ठीक है,
तो ये जो सर्विक्स है यहाँ पर हमें दोनों तरीके का देखने को मिलता है, स्क्वैमस मेटाप्लेशिया भी देखने को मिल सकता है, कॉलमनार मेटाप्लेशिया भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर सर्विक्स के केस में कॉलमनार मेटाप्लेशिया जो है यहाँ पर कॉलमनार मेटाप्लेशिया के लिए एज अ स्ट्रेस क्या एक्ट करेगा, हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और यहाँ पर एंडोसर्विक्स में जहाँ पर स्क्वैमस मेटाप्लेशिया देखने को मिलता है, यहाँ एज अ स्ट्रेस कौन एक्ट करेगा, यूट्रस प्रोलैप्स। ठीक है, तो ये बात पता होनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको मेटाप्लेशिया समझाया विद एग्जाम्पल, ठीक, वो भी विद कॉमन एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब देखते हैं डिस्प्लेशिया क्या होता है। तो डिस्प्लेशिया अगर मैं वन वर्ड में बताऊं तो डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ सेल है, डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सेल है, या डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट है, कह सकते हैं। डिस्प्लेशिया क्या है, डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट। अब अगर मैं इसे आपको डिटेल में समझाऊं तो इसको एक डायग्राम से समझेंगे ताकि ये चीज़ें याद रहे। बट पहले हम एक बार जो इसके 7 फीचर्स हैं डिस्प्लेशिया के, जो आपको याद रहने चाहिए, वो 7 फीचर्स देख लेते हैं। तो पहला फीचर है इंक्रीज इन नंबर ऑफ लेयर्स। तो डिस्प्लेशिया में क्या होता है, नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज हो जाती है। ये सब मैं अभी आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ लेयर्स। दूसरा क्या देखने को मिलता है, डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सेल, डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सेल। तीसरा क्या देखने को मिलता है, लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी। बेसल पोलैरिटी क्या होती है, नॉर्मली जो न्यूक्लियस है बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास होता है, बट डिस्प्लेशिया की कंडीशन में ये जो न्यूक्लियस है अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन चला जाता है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी। लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी का मतलब न्यूक्लियाई जो है अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन चला गया है। तो ये हमारा डिस्प्लेशिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। चौथा क्या है, सेलुलर एंड न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म। अब सेलुलर एंड न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म क्या है, प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएबल इन सेल साइज, मतलब डिफरेंट सेल के सेल का साइज यूनिफॉर्म नहीं है, डिफरेंट है, हर सेल का साइज डिफरेंट है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। मतलब डिफरेंट सेल का साइज है, एक से ज़्यादा साइजेस के सेल हैं, मतलब यूनिफॉर्म साइज नहीं है सेल का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म। तो डिस्प्लेशिया के केस में जो सेल का साइज है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, सेल का साइज वेरी करने लगता है, डिफरेंट हो जाता है। ये डायग्राम से मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलर एंड न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म। और क्या देखने को मिलता है डिस्प्लेशिया में, इंक्रीज्ड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। होता क्या है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या है, न्यूक्लियस न्यूमरेटर में है और साइटोप्लाज्म डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो ये रेशियो डिस्प्लेशिया की कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाता है और इन डिस्प्लेशिया की कंडीशन में न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाता है और साइटोप्लाज्म का साइज जो है डिक्रीज कर जाता है। तो जो न्यूमरेटर है वहाँ पर क्या होता है इस रेशियो में, न्यूक्लियस, और डिनोमिनेटर में साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म का साइज डिक्रीज हो रहा है और न्यूक्लियस का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो एनसी रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं डिस्प्लेशिया में इंक्रीज हो जाता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। और छठा क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटिज्म। न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटिज्म का मतलब है, क्रोमा मीन्स होता है कलर। इस केस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस पूरा कंडेंस्ड हो जाता है और कंडेंस्ड क्रोमेटिन बहुत कंडेंस्ड हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो डार्क हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इस कंडेंसेशन की वजह से, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटिज्म। ठीक है, और 7th क्या है, इंक्रीज इन माइटोटिक एक्टिविटी। यहाँ पर सेल भी बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं। तो एक बार डायग्राम से इन 7 फीचर्स को डिस्प्लेशिया के समझते हैं। ये डिस्प्लेशिया वैसे बहुत डिफिकल्ट होता है, बट मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये नॉर्मल एपिथेलियम है, नॉर्मल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंगल लेयर्स है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, सिंगल लेयर थी नॉर्मली। अब देखो डिस्प्लेशिया में क्या हुआ, देखो लेयर्स इंक्रीज हो गई,
नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज हो गई। तो पहला करेक्टर क्या है डिस्प्लेशिया का, नंबर ऑफ लेयर्स, देखो डिस्प्लेशिया में क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, यहाँ पर देखो एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, एक ऑर्डर में है, एक सीक्वेंस में है। वहीं डिस्प्लेशिया में क्या है, यहाँ पर देखो डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, हैप्पैज़ार्डली है ना, कोई ऑर्डर नहीं है। तो ये क्या है, हैप्पैज़ार्डली है, यानी यहाँ डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। तो दूसरा करेक्टर ये हो गया। तीसरा क्या है, बेसल पोलैरिटी। नॉर्मली बेसल पोलैरिटी प्रेजेंट होती है, नॉर्मली बेसल पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। बेसल पोलैरिटी क्या होती है, देखो ये नीचे क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास है तो इसे क्या, नॉर्मली जो न्यूक्लियस है वो एपिथेलियम में सेंटर में नहीं होता, वो नियर होता है किसके, बेसमेंट मेम्ब्रेन के। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं बेसल पोलैरिटी, और ये बेसल पोलैरिटी नॉर्मली प्रेजेंट होती है। बट डिस्प्लेशिया की कंडीशन में जो न्यूक्लियस हैं ये अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन चले जाते हैं, यानी देयर इज इन डिस्प्लेशिया देयर इज लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेल का जो साइज शेप एकदम यूनिफॉर्म है, यहाँ पर क्या है, एकदम यूनिफॉर्म है। वहीं डिस्प्लेशिया में जो सेल का साइज और शेप है वो डिफरेंट है, सबका अलग अलग है। कोई यूनिफॉर्मेलिटी यहाँ पर डिस्प्लेशिया में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट साइजेस देखने को मिलेंगे, डिफरेंट शेप देखने को मिलेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म। तो नॉर्मली प्लियोमॉर्फिज्म एब्सेंट होता है, बट डिस्प्लेशिया की कंडीशन में प्लियोमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इसका फोर्थ करेक्टर हो गया। फिफ्थ करेक्टर क्या है, नॉर्मली जो न्यूक्लियस है उसका साइज छोटा होता है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या है, यहाँ न्यूमरेटर में क्या है न्यूक्लियस, डिनोमिनेटर में क्या है साइटोप्लाज्म। नॉर्मल सेल में क्या है कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो छोटा है और साइटोप्लाज्म बड़ा है, तो ये एनसी रेशियो नॉर्मल है यहाँ पर नॉर्मल सेल में। बट डिस्प्लेशिया में क्या है, देखो ध्यान से, न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज हो गया है और साइटोप्लाज्म छोटा हो गया है, यानी न्यूमरेटर बड़ा हो गया है, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, यानी पूरा का पूरा एनसी रेशियो इंक्रीज कर जाएगा। यानी यहाँ पर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो डिस्प्लेशिया की कंडीशन में इंक्रीज कर जाता है एनसी रेशियो। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। इसके बाद सिक्स्थ कैरेक्टर क्या है, हाइपरक्रोमेटिज्म। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यूक्लियस लाइट कलर होते हैं। ठीक है, और इन डिस्प्लेशिया की कंडीशन में न्यूक्लियस कंडेंस्ड हो जाते हैं। क्रोमा मतलब होता है कलर, तो यहाँ पर एकदम डार्क कलर देखने को मिलेगा, एकदम कंडेंस्ड हो जाएंगे क्रोमेटिन। तो यहाँ पर डिस्प्लेशिया की कंडीशन में हाइपरक्रोमेटिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली माइटोसिस नॉर्मल होगा, बट इन डिस्प्लेशिया माइटोसिस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 7 फीचर्स होते हैं डिस्प्लेशिया के। तो ये चीज़ें आपको डिस्प्लेशिया में याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये 7 चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी। डिस्प्लेशिया में नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज हो गए, डिसऑर्डर अरेंजमेंट, बेसल पोलैरिटी एब्सेंट है, देर इज लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी, प्लियोमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, एनसी रेशियो इंक्रीज हो गया, हाइपरक्रोमेटिज्म प्रेजेंट है, माइटोसिस इंक्रीज हो गया। तो ये 7 फीचर्स हैं डिस्प्लेशिया के। अब हम इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ एमसीक्यू देखेंगे, तो फटाफट से कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिक्रीज इन सेल साइज रेफर्स टू मेटाप्लेशिया। मेटाप्लेशिया क्या होता है, मेटाप्लेशिया मीन्स एक तरीके की सेल ट्रांसफॉर्म हो गई है दूसरे तरीके की सेल में, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाप्लेशिया बोलते हैं। तो मेटाप्लेशिया तो नहीं होगा ये। हाइपरप्लेशिया क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल, तो ये भी आंसर नहीं है। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल, तो ये भी नहीं है। तो डिक्रीज इन सेल साइज पूछा, यानी आंसर क्या है, ऑप्शन सी एट्रॉफी। एट्रॉफी क्या है, डिक्रीज इन सेल साइज। सो डिक्रीज इन सेल साइज रेफर्स टू एट्रॉफी। तो ये हमारा पहला एमसीक्यू सॉल्व हो गया, है ना। दूसरा एमसीक्यू क्या है, ऑल सेलुलर एडेप्टेशन, ऑल आर सेलुलर एडेप्टेशन एक्सेप्ट, अंडरलाइन करो, एक्सेप्ट, क्या पूछा, एक्सेप्ट। तो हाइपरट्रॉफी, हाँ ये भी सेलुलर एडेप्टेशन है। हाइपरप्लेशिया, ये भी सेलुलर एडेप्टेशन है। मेटाप्लेशिया, ये भी सेलुलर एडेप्टेशन है। बट नेक्रोसिस नहीं, नेक्रोसिस नहीं है, नेक्रोसिस इज अ सेल डेथ, है ना।
तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा नेक्रोसिस। ठीक है। अबाउट हाइपरप्लेशिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है अबाउट हाइपरप्लेशिया? तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल, हाइपरप्लेशिया, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही। हाइपरप्लेशिया में नंबर इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? एंडोमेट्रियल रिस्पॉन्स टू ईस्ट्रोजन इज एन एग्जाम्पल, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। पूछा क्या? फॉल्स स्टेटमेंट। इंक्रीज इन साइज ऑफ द अफेक्टेड सेल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेल का साइज हाइपरट्रॉफी में इंक्रीज होता है, हाइपरप्लेशिया में नहीं। हाइपरप्लेशिया में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ऑल आर ट्रू अबाउट मेटाप्लेशिया एक्सेप्ट, ऑल आर ट्रू अबाउट मेटाप्लेशिया एक्सेप्ट पूछा है। स्लो ग्रोथ, इफ परसिस्टेंट may induce cancer transformation, reverse back to normal with appropriate treatment, बिल्कुल सही। जितने भी एडेप्टेशन होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, जैसे ही स्ट्रेस जाएगा वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे सेल, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इरिवर्सिबल नहीं होता मेटाप्लेशिया इज रिवर्सिबल, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमने 4 MCQ सॉल्व कर लिए। और आगे क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एपिथेलियम टू अदर एपिथेलियम इज नॉन एज डिस्प्लेशिया नहीं, हाइपरप्लेशिया नहीं, नियोप्लेशिया नहीं, दैट इज मेटाप्लेशिया। एक तरीके की सेल दूसरे तरीके की सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाप्लेशिया। इट कैन बी स्क्वैमस मेटाप्लेशिया और कॉल्यूमिनार मेटाप्लेशिया। अगर एंड में कॉल्यूमिनार सेल फॉर्म हुआ है तो कॉल्यूमिनार मेटाप्लेशिया, एंड में स्क्वैमस फॉर्म हुआ है तो स्क्वैमस मेटाप्लेशिया। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? बोथ हाइपरप्लेशिया एंड हाइपरट्रॉफी आर सीन इन, हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी कहाँ पर देखने को मिलता है? ऑप्शन ए ब्रेस्ट एनलार्जमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन, स्केलेटल मसल। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? स्केलेटल मसल एनलार्जमेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी ड्यूरिंग हार्ट फेलियर, यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बताया था बोथ हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी किस कंडीशन में देखने को मिलता है? यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दोनों ही कंडीशन जो है हमें देखने को, दोनों तरीके की सेलुलर एडेप्टेशन हमें इस कंडीशन में देखने को मिलती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसी के साथ ये जो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक था सेलुलर एडेप्टेशन विद MCQ हमने कंप्लीट किया। सो इसी के साथ जो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक था कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।